बच्ची के इल्म में यह बात है ही नहीं कि उसके साथ हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ। वह बेचारी अपने पेट पर हाथ रखकर मासूमियत से पूछने लगी, डॉक्टर साहिबा, क्या मेरे भी बच्चे होंगे? मैं अम्मा बन जाऊंगी। हाँ बेटा, तुम अम्मा तो बन जाओगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत एहतियात करने की जरूरत है। साथ ही मैंने उसे उछल कूद करने से मना कर दिया। कहा कि अब तुम बस अपना ख्याल रखना होगा, आराम वगैरह करना होगा, अपने लिए दुआ करो और याद करने की कोशिश करो कि अगर किसी ने कभी तुम्हारे साथ कोई गैर मामूली रवैया रखा हो तो मुझे सच सच बता दो। उसने तो नहीं, मैं सर हिला दिया। बोली कि ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं उसकी बातों को समझ तो रही थी, मगर यकीन नहीं आ रहा था। बच्ची की माँ अगले दिन आई। उसके पास हलवा और बहुत सारी ऐसी चीजें थीं जो कि उसने बच्ची के लिए दी। मैंने बच्ची की माँ से वह सब कुछ ले लिया और क्लिनिक में ही रख दिया। बच्ची की माँ ने यह भी कहा कि वह उसे अक्सर औकात मिलने आती रहेगी। बच्ची अपनी माँ को याद तो करती थी, मगर साथ ही साथ परेशान भी होती थी कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। खैर, मैंने उसे क्लिनिक में ही रख लिया। उसके दिन अब करीब आ रहे थे। मुझे परेशानी भी थी कि कहीं इस बच्ची का केस कोई गैर मामूली सूरत हाल इख्तियार ना कर ले, क्योंकि मैंने तो उसकी माँ से कह रखा था कि आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, उसकी बच्ची का केस मेरे हाथ में है तो मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, ना उसके मुस्तकबिल पर कोई फर्क पड़ेगा। खैर, विलादत के दिन उसने 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया। बच्चे गोल मटोल प्यारे थे। मैंने उन बच्चों को देखा, मेरी तो हैरत की इंतहा न रही। वह दोनों जुड़वा बच्चे थे। आज तक मैंने ऐसा होते नहीं देखा था उस बच्ची की कि खाला बहुत खराब थी। मैं उसे अस्पताल से सीधा घर ले गई और को बड़ी बुरी औरत मालूम हो रही थी। मुझे उसकी हालत पर दुख भी हो रहा था। मैंने उसे दोबारा पूछने की कोशिश की, लेकिन उस बच्ची को तो कुछ मालूम ही ना था। बहरहाल, वह बच्चे तो उसी के थे। मैंने सख्ती से मना कर दिया कि घर में ये बात किसी को ना बताएं। बच्ची की माँ को भी मैंने सारी हकीकत बता दें कि 2 बच्चे जो पैदा हुए, वह बच्चे मैंने किसी बेऔलाद जोड़े को दे दिए। आपको उनके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बच्ची की माँ अपनी तरफ से बेफिक्र हो गई। उसने मुझे हजारों रुपए दिए और बोली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैंने अपने शौहर से कह दिया था कि मैं अपनी बच्ची को खाला के घर छोड़ आई हूँ। वह मुतमिन हो गया था। वैसे भी वह अपने बच्चों की ज्यादा खबर नहीं रखता, लेकिन अगर उसे पता चला जाता तो पता नहीं क्या करता, क्या होता। वह औरत यह कहकर चली गई। मेरे ख्याल में तो अब तक वह बच्ची थी और उसकी फिक्र भी खत्म हो गई थी, मगर मुझे उसकी बेटी बार बार याद आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहती थी, मगर मारे परेशानी के कुछ पता नहीं पाई। मैंने उससे मुझे कुछ नहीं कहा। बच्ची के जाने के बाद मेरे कमरे में मौजूद नर्स ने मुझसे एक अजीब बात कही। बोली, क्या आपको नहीं लगता कि बच्ची की माँ का रवैया कुछ ऐसा था जिसे मैं मशगूल कह सकती हूँ? मुझे तो ऐसा रहा था, मगर मैंने सर झटक दिया। मैं फालतू की बातों में नहीं पड़ना चाहती थी। वैसे भी मैंने ही केस अपने से इससे भुला दिया था। मेरे तो वह गुमान में भी नहीं था कि इस बच्ची को दोबारा मेरे पास आना पड़ेगा और मुझे दोबारा से उस बच्ची को देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी मुसीबत थी जो लोग उभर आई थी। मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन था कि अब माँ अपनी बेटी का खास ख्याल रखेगी और उसे बाहर आने जाने नहीं देगी। न सिर्फ यह कि उसकी हर हरकत पर नजर रखेगी, बल्कि उसके मिलने जुलने वालों पर भी ध्यान करें कि मैंने यही सोचा था कि यह आखिरी और पहला वाक्य होगा जो इस बच्ची की जिंदगी में आएगा। मगर फिर वह हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। तकरीबन कोई 7-8 महीने गुजरे थे कि वह बच्ची दोबारा मेरी क्लिनिक में दाखिल हुई। इस बार उसकी माँ भी साथ थी और बच्ची ने बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। बच्ची का कद काफी बढ़ चुका था। लगता था कि अब इसकी जिंदगी में कोई और मसला है। मैं समझी कि शायद कोई दूसरा मसला है जिसके लिए वह मेरे पास बात करने के लिए आई है, मगर उसने तो आते ही मेरे सर पर हेतु के पहाड़ की रहती है। मैंने पूछा कि क्यों आना हुआ। कहने लगी कि मेरी बच्ची को दोबारा से वही अलार्म तेज जाहिर हो रही है। मैंने पूछा, कैसी अलार्म दें? तो लड़की की माँ रोने लगी। उसके आंसू देखकर मैं समझ चुकी थी कि मामला फिर से गड़बड़ है। उसके साथ दोबारा वही सब कुछ हो चुका है जिसके लिए पहले वह मेरे पास रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी बच्ची इतनी सी उम्र में
ऐसी हादसात से कैसे बार बार गुजर रही है, और दूसरी तरफ उसकी माँ को तो उसके बारे में कोई खबर ही नहीं और ना ही लड़की को पता है। मैंने कहा, अब यह सब कैसे हो गया? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी के इस गीत में कोई ऐसा इंसान नहीं जो यह हरकत कर सके, तो फिर यह सब क्या है? लड़की की माँ रोते हुए बोली, डॉक्टर साहिबा, मुझे तो खुद इस बारे में नहीं भरता। मेरी तो टांगे काट रही हैं। उस वक्त से, जब से मैंने अपनी बच्ची के बारे में ऐसा महसूस किया। आप कम से कम इसका टेस्ट करके पता तो लगाएं। जो कुछ मैं सोच रही हूँ वह सही है या गलत है, क्योंकि अभी तक मैंने इसका कहीं और टेस्ट नहीं करवाया। आप चूंकि मेरे हालात से पहले भी वाकिफ हैं, इसीलिए मैं सीधी आपके पास आई हूँ। आप खुदा के लिए चेक करके बता दें कि जो कुछ मैं सोच रही हूँ वह सही है। ये हालत है। अल्लाह करे ये सब जो मैं सोचती हूँ झूठ निकले, वरना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अब तो इसके बाद से क्या बहाना करूंगी? अब तो मेरी में हो तूफान आएगा कि मेरी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। मैंने उसे तसल्ली दी। कहा, क्या ख्वाब? ख्वाब? शक न करें। पहले मुझे आपकी बच्ची को चेक तो करने दें। जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती तब तक आप कोई अंदाजा काम मत करें। मगर मैं उसे अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में लेकर गई तो अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर नजर पड़ते ही मेरी तो कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि दोबारा से वही सब कुछ हो जाएगा। मैंने लड़की की माँ को भी सच सच बता दिया। कहने लगी कि ऐसा मत कहीं कहते दें कि यह झूठ है। सच कहती हूँ। कुरान पर हाथ रखकर कसम खाने को तैयार हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सही है। मैं अपनी बेटी के बारे में किसी मुजरिम को नहीं जानती। आप शायद मुझ पर ही शक करें, सोचें कि यह कैसी माँ है जो अपनी बेटी के बारे में इतनी सी बात भी नहीं जानती। लेकिन कसम खाकर कहती हूँ, मुझे वाकई नहीं पता कि यह सब कुछ कैसे हुआ। मैंने कहा, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दवाइयों के इस्तेमाल से मामला ठीक हो जाएगा। आपको वह परेशानी तो नहीं होगी जो इससे पहले हुई, मगर बार बार ऐसा होने से आपके बच्चे की सेहत गिर जाएगी। बहुत कम उम्र में ऐसे मामलात बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। आपको भी पता है कि इसकी सेहत कैसी है। एक तो उम्र कम है, दूसरा कमजोर और मरियल सी है। आपको इसका ख्याल रखना होगा। मेरी बात सुनकर उसी की माँ ने कहा, बिल्कुल ख्याल तोहे रखूंगी। अब बस दवाइयां दे दें, मगर मुझे बता दें कि मेरी बच्ची को मुस्लिम कौन है। वह औरत मेरी क्लिनिक में बैठी रोने लगी। मैंने कहा, इस बात की तो मुझे भी समझ नहीं। मैंने तो कई बार की बच्ची से नुक्से जाती, हर भी आजमाकर यह पूछने की कोशिश की कि क्या उसकी नज़र में को मुस्लिम है, तो उसने मुझे साफ मना कर दिया। ली के आज तक ऐसा नहीं हुआ। ना ही मुझे कोई ऐसा शख्स नजर आता है जिसने मेरी तरफ बुरी नज़र से देखा हो, मुझे हाथ लगाने की कोशिश की हो। बस जो कुछ भी होता है वह अचानक है। मैं इस मामले में कुछ नहीं जानती। बच्ची की बात सुनकर मैं भी हैरान थी। मैंने सोचा था कि शायद ही आखिरी बार होगी। अब इस बच्ची के साथ कोई ऐसा मामला नहीं होगा। लेकिन उस मामले को अभी तकरीबन कुछ दिन ही गुजरे थे, यानी 2 से 3 महीने ही हुए होंगे कि वह औरत फिर अपनी बच्ची को लेकर मेरी क्लिनिक पर आ गई। इस बार तो उसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे लगा कि जानबूझकर यह लोग नाटक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई बच्ची उम्मीद से हो जाए और उसकी माँ को ना ही उसे पता हो। इस बार मैंने 100 करने की भी जहमत नहीं की, बस दवाइयां लिखकर दे दी। मगर बच्ची की माँ बहुत परेशान थी। आंखों से बहते आंसू और साथ ही हाथ कांप रही थी। बोली कि मैं कहाँ जाऊंगी, अगर दोबारा मेरी बच्ची के साथ ही कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। कहाँ मोहतरमा, आज के जमाने में इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं है जितना आप मुझे समझ रही है। आपकी बच्ची के साथ जो भी हो रहा है इसका मुजरिम आपके घर में ही मौजूद होगा। या तो आपने दूसरी शादी कर रखी है, आपको शहर इस बच्ची का सौतेला बाप है, या तो फिर कोई और मामला है जो अब मुझे पता नहीं रही। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप अपनी बच्ची की हिफाजत करें, इसे हर वक्त अपने साथ रखें। मुझे नहीं लगता कि आप अगर इसे हर वक्त अपनी नजर के सामने रखेंगे तो कोई ऐसा मामला हो पाएगा। उस बच्ची की माँ बोली, यकीन करें मैं ऐसा ही करती हूँ। सिर्फ इस बच्ची को पढ़ने के लिए भेजती हूँ, इसके अलावा ये हर वक्त मेरी नजरों के सामने है। अब ये बातें हो रही थीं कि मेरे क्लिनिक के दरवाजे पर दस्तक हुई। तकरीबन उसी की उम्र की एक और लड़की मेरी क्लिनिक ने अपनी माँ के साथ दाखिल हुई थी। मालूम हुआ कि यह सब बच्चियां एक ही मोहल्ले में रहती थीं और एक ही स्कूल में पढ़ती थीं।
स्कूल में तो अच्छी तरह छानबीन की गई, लेकिन ऐसी कोई मुझको चीज देखने को मिली। लेकिन जब पुलिस ने बच्चों के मस्जिद में इन्वेस्टिगेशन की तो एक ऐसे शख्स पर शक हुआ जिसका नाम लेते हुए पुलिस वालों को अपना भी खतरा था कि उनको जान से ही न मार दिया जाए। एक ऐसा शख्स जी पर अगर उंगली उठाते तो पूरा मोहल्ला उसकी हिफाजत में गवाही देने के लिए खड़ा हो जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि उसी मोहल्ले की मस्जिद का इमाम था। वह मौलवी साहब तकरीबन 10 साल से उस मोहल्ले की मस्जिद का इमाम था और मस्जिद के साथ अटैच घर में रहता था। नमाज रोजा का पाबंद, हर वक्त उसके हाथ जिक्र इलाही में मशगूल। उस शख्स पर इल्जाम तो दूर, कोई शक करने के लिए भी तैयार ना था। मोहल्ले के सब बच्चों को वह बगैर किसी लालच और मुआवजे के कुरान पाक पढ़ाता था। लड़के तो मस्जिद के बरामदे में पढ़ते थे, लेकिन लड़कियों को उसकी बीवी अपने घर में के लोगों को बताया कि वह तो खुद हो में चुप थे और अल्लाह के डर से अपनी बदकिरदार बीवी की पर्दापोशी करते थे। उनकी बीवी ने गैर मर्दों से ताल्लुकात कायम कर रखे थे और वह अपने किसी यार के साथ भाग गई। फिर क्या था, मोहल्ले वालों की नजर में मौलवी साहब की इज्जत और भी बढ़ गई। किसी का बच्चा बीमार होता तो वह मौलवी साहब से दम दुरुद करवाते। सारे मोहल्ले वाले बारी बारी मौलवी साहब को रोज खाना भिजवा। दूसरी जानिब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि मोहल्ले की लड़कियां जो पहले मौलवी साहब की बीवी से कुरान पढ़ती थीं, अब मौलवी साहब खुद अपने घर में पड़ा थे। पुलिस ने बहुत खुफिया अंदाज में जब मौलवी साहब के घर की तलाशी ली तो ऐसे इनके साथ हुए कि सबके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। ऐसी दरिंदगी के खुदा की पनाह, वही मौलवी साहब जिसको लोग वली अल्लाह समझते थे, उसके घर से भारी मिक में नशा फरोख्त की चीजें मिली। पुलिस ने फौरन मौलवी साहब को उठा लिया और अपने रिवायत अंदाज में इन इन्वेस्टिगेशन की तो मौलवी साहब ने बयान किया। यह मिठाई और चॉकलेट्स में नशा करने वाली चीजें मिलाकर अब तक दर्जनों मासूम बच्चियों की जिंदगी तबाह कर चुका है, तो इसके बाद पुलिस ने उसको सजा दिलवाई। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें अपने बच्चों की निगरानी करनी चाहिए। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, और ऐसे नापाक मौलवी की हरकतों की वजह से हमारे उलेमा ए दन पर उंगली उठाई जाती है। इनकी वजह से हमारे उले